हमारे साथ जुड़ गई हैं फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट और आज की हमारी महारथी एक्सपर्ट देवीना मेहरा। देवीना मैम, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। मैम, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप अभी दुबई में हैं या फिर आपकी स्वदेश वापसी हो गई है? अभी तो मुंबई में है। अच्छा। मैम, कैसे देख रही हैं आप पूरे सिनेरियो को? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भारतीय बाजार ओवर रिएक्शन दे रहे हैं। अगर हम रिकॉर्ड हाई से देखेंगे तो निफ्टी लगभग 10% नीचे आ गया है। जब युद्ध की शुरुआत हुई है ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच में, वहां से लगभग 6-7% के आसपास की गिरावट है। आपको लगता है कि गिरावट हो चुकी है या फिर बाजारों में अभी पेन बाकी है? देखिए, ये हमेशा कहना मुश्किल होता है कि कहाँ पर बाजार बॉटम हुआ, लेकिन मैं थोड़ा सा इस समय जब आप किसी भी चीज के बीच में होते हैं, लगता है वही सबसे महत्वपूर्ण सत्य है। लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे जाके देखें, और ये स्टडी हमने की थी रशिया यूक्रेन का जब वॉर शुरू हुआ था 2022 में, हम लोगों ने 50-55 साल पीछे जाके देखा कि कोई भी जियोपॉलिटिकल अपहीवल हुआ हो, चाहे गल्फ वॉर हो दोनों, या यूएस बॉम्बिंग लिबिया, या इस तरह का, या जैसे 9/11, या ये सब जितनी भी चीजें हुई, उस समय बाजार में बहुत उथल पुथल रहती है, उसके पहले उसके जस्ट बाद। लेकिन कुछ समय बाद, मतलब 6 महीने से 1 साल बाद, जो बाजार है वो भूल जाते हैं इसको। और ये मैंने स्टैटिस्टिकली नहीं किया था, हमको इसका अपवाद ही नहीं मिला। हर एक केस में यही हुआ कि जो देश इस जंग में नहीं है, वहां के बाजार रिकवर कर जाते हैं। और हमने तो 51 साल का किया था। अभी हाल फिलहाल में फाइनेंशियल टाइम्स ने 125 साल पीछे जाके यही चीज करी, जिसमें दोनों विश्व युद्ध भी शामिल थे, और उनका भी निष्कर्ष यही था कि जियोपॉलिटिक्स के कारण आप बाजार से मत निकलिए। ये इतिहास यही बताता है। और दूसरे विश्व युद्ध में शायद आपको मालूम हो, पूरे विश्व की जनसंख्या के 3% को तो मारा गया था, जिसमें 2/3 तो मिलिट्री पर्सनल भी नहीं थे, सिविलियन थे। और उसके अलावा जितने लोग वुंडेड हुए होंगे या उनके जो परिवार इम्पैक्ट हुए होंगे, तो आप समझिए कि इसकी स्केल पर वो युद्ध था। फिर भी उनका निष्कर्ष यही था कि बाजार से निकलना नहीं चाहिए था, बल्कि उनका ये था कि जो सबसे बड़ा मार्केट में गिरावट हुए हैं वो नॉन जियोपॉलिटिकल हुए हैं, जैसे 1929 का डिप्रेशन हो या 2008 की क्राइसिस हो, वो ज्यादा बाजारों के लिए रहा है निराशाजनक। और अभी ऑफ कोर्स ये बड़ा चीज है कि इस बार क्रूड में बहुत बड़ा डिसरप्शन हुआ है। और इतिहास से एक चीज थोड़ी सी अलग हुई। अभी तक मैंने ये जितना भी देखा था इतिहास में, कभी भी कोई कच्चे तेल का बहाव नहीं रोकता है, चाहे पुराना शासक हो, नया शासक हो, मतलब चाहे सद्दाम हुसैन हो या आईसिस हो, सब ऑयल फील्ड को चाहते हैं कि वो चलता रहे, क्योंकि वहीं से तो पैसा आएगा। इस बार इजराइल ने ऑयल फील्ड पर हिट चालू किया है, जिसमें अभी तो मैंने आज सुबह ही पढ़ा कि अमेरिका ने भी इस पर ऑब्जेक्शन किया है कि ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खत्म करो, बिकॉज अमेरिका भी तो उस क्षेत्र में इसीलिए है कि वहाँ तेल है। तो ये तो है कि अभी शॉर्ट टर्म में तेल के कारण थोड़ा ज्यादा वो रहेगा। और अगर वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में आना जाना शुरू नहीं होता है पोतों का, तो तेल ही नहीं, वो फर्टिलाइजर और भी कुछ चीजों के लिए वो महत्वपूर्ण है। देवेना में बिल्कुल आपने सही कहा। और अगर हम क्रूड की बात करें तो भाव हम देख रहे हैं कि $120 की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि कतर के जो एनर्जी मिनिस्टर है उनका भी ये कहना है कि $150 प्रति बैरल के हम भाव देख सकते हैं। लेकिन ये भी है कि ये सप्लाई को लेकर या फिर प्रोडक्शन को लेकर कोई तनाव नहीं है। सप्लाई में डिसरप्शन के चलते हम देख रहे हैं कि ये भाव थोड़े शॉर्टअप हुए, तो हो सकता है कि आगे चल के थोड़े नीचे भी आए। मैम, कैसे आप गाइड कर रहे हैं निवेशकों को? क्या आपको लगता है कि जो गिरावट बाजार में आ रही है, बहुत सारे ऐसे शेयर हैं, बड़े शेयरों की मैं बात कर रहा हूं जहां पर ऊपरी स्तर से लगभग 15% 20% के आसपास की गिरावट आ चुकी है, क्या एक्युमुलेशन शुरू कर देना चाहिए? देखिए, एक तो मैं तेल की बात करूं तो जब ये जंग शुरू हुआ उसके पहले ही लगभग 1.5 महीना पहले हमने अपना ग्लोबल
जो हमारे पोर्टफोलियो और फंड है उनको रीबैलेंस किया था, तो उसी समय हम लोगों को लगा था कि अब बहुत समय हो गया कच्चे तेल को नीचे के भाव में, और अब लग रहा है कि भाव ऊपर जाएगा। तो एक तरह से जो हम लोगों ने उस रीबैलेंस में मेन चीज करी थी वो था कि यूएस स्टॉक्स को अंडरवेट किया, जो पहले से ही अंडरवेट थे उसको और अंडरवेट किया, और वो जो पैसा वहां से निकाला वो कमोडिटी में डाला, मेनली कच्चे तेल और थोड़ा मेटल ईटीएफ्स में। तो वो हमारा पहले से भी वो कॉल था। ये आपकी बात सही है कि ये जो एकदम पीक बन रहा है ये तो सप्लाई डिसरप्शन के कारण है, और ये हमेशा नहीं रहेगा, उसका कोई ना कोई रास्ते निकलेंगे। और भारत के लिए भी अगर आप देखें तो सब कुछ वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से नहीं आता जो हम रशिया से लेते हैं, बाकी जगह से लेते हैं, वो भी लगभग 30-40% तो वहां से भी आता है। हम बोल रहे हैं कि हमारे पास 25 दिन का तेल है और 25 दिन के प्रोडक्ट्स हैं। तो अभी जैसा अगर आप कैलकुलेट करके देखें तो शायद 2.5-3 महीने का स्टॉक तो है भारत के पास। तो लेकिन आपको ऑफ कोर्स देखना पड़ेगा कि जो पेट्रोकेमिकल इस्तेमाल करने वाली जो कंपनीज हैं उन पर कितना असर होगा, वो आपको एक तरह से कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। पर ओवरऑल मेरा ये मानना है कि ये जैसे मैंने कहा, कोई नहीं कह सकता कि एग्जैक्ट बॉटम कहाँ है, लेकिन ये समय खरीदने का है। आपका जो भी इक्विटी एलोकेशन है 100% कभी इक्विटी में नहीं रखिए, क्योंकि कोई आपको नहीं बता सकता कि 6 महीने, 1 साल या 2 साल में भी इक्विटी बाजार का क्या लेवल रहेगा। लेकिन ये निवेशित रहने का समय है, क्योंकि अगर आप निवेशित नहीं रहेंगे तो वो आप अपमूव मिस करेंगे, ये मेरा मानना है। देवेंद्र मैम, कहीं ना कहीं जब अनिश्चितता की स्थिति बनती है तो लोग थोड़े सा ना सेफर एसेट्स की तरफ जाते हैं, या फिर अगर बाजार में भी रहना है तो उन एरियाज में प्रेफर करते हैं जहां पर उनको सेफ्टी नेट मिल जाए। आपके हिसाब से इस वक्त वो एरियाज जहां पर सेफ्टी ज्यादा है, ग्रोथ भले थोड़ी सी कम हो, आपके हिसाब से कहां पर पैसे डिप्लॉय करनी चाहिए? देखिए, आप बहुत जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से मत सोचिए। और अगर आप तीसरी तिमाही के नतीजे भारत में देखें तो वो वहां आपको एक्सेलरेशन नजर आ रहा था, और हेडलाइन में जितना नजर आया असल में उससे ज्यादा है। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में तो कुछ हद तक आपको नजर आ गया, लेकिन सर्विसेज कंपनीज में इस बार इस तिमाही में न्यू लेबर कोड का भी इम्पैक्ट था। तो अगर उसका एडजस्टमेंट करके देखें तो ट्रेजेक्टरी बेहतर हो गई है। और जहां तक हो सकता है, जैसे इस तिमाही में जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या निर्यात करने वाली कंपनियां हैं उनके नतीजों पे असर पड़े, क्योंकि शिपिंग तो डिसरप्ट हुई है। और उसके अलावा अगर आप देखें, हमारा जहां तक सवाल है, हम पिछले लगभग 2 साल से फार्मा, हेल्थ केयर और ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटोज, इसमें ओवरवेट रहे हैं, वो अभी भी बना हुआ है। बाकी थोड़ा पर्टिकुलर पिक्स रहे हैं, जैसे एफएमसीजी है। अब एफएमसीजी को आप एक तरह से डिफेंसिव भी कह सकते हैं, पर वो भी ऐसा है जिसमें पेट्रोकेमिकल इस्तेमाल होते हैं, तो कुछ हद तक मार्जिन पे वहां भी असर आएगा। तो आप सोच समझ के थोड़ा, बस वो मैंने कहा अभी आप ये 2 महीने में क्या होगा उससे थोड़ा अगर पीछे हट के देखें तो तब उस हिसाब से आपको स्टॉक्स का चयन करना पड़ेगा। मैम, बाजार तो पहले ही कई सारी दिक्कतों से जूझ रहा था। आईटी में हम देख रहे थे कि एआई का डिसरप्शन आ रहा था, ट्रंप की ट्रेड टैरिफ पॉलिसी को लेकर अनिश्चितताएं थी, एफआईज मतलब सेलिंग स्प्री पर ही थे, कभी कभी उनकी बाई निकल के आ जा रही थी। तो आपको लगता है कि अगर ये वॉर, अगर मान लीजिए खत्म होने की अगर न्यूज आ भी जाए तो यहां से कितना अपमूव हम देखेंगे? क्या जितना खोया है उतना ही पाएंगे, या फिर 26,000 के ऊपर निकलने का निफ्टी दम दिखाएगा? देखिए, एक चीज तो है कि वॉर्स कभी जल्दी खत्म नहीं होती। तो मैंने आपको कुछ बात बताई थी 2022 की कि जो बाजारों पे असर देखा। दूसरा पार्ट उसका ये है कि जो वॉर होता है वो जल्दी खत्म नहीं होता। आप देखिए ना, रशिया यूक्रेन को 4 साल से ज्यादा हो गए, नहीं तो पहले तो यही था ना कि ये तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और जब मैं बोलती हूँ कि अमेरिका और वियतनाम का क्या मुकाबला, अमेरिका और अफगानिस्तान का क्या मुकाबला, लेकिन वो युद्ध भी कहाँ खत्म हुए। 20 साल लगे अमेरिका को, और अल्टीमेटली उनको ऐसे ही जाना पड़ा वहां से बिना जीते। तो ये वॉर कभी जल्दी खत्म नहीं होते। तो आप ये नहीं सोच सकते कि वॉर जल्दी खत्म हो जाएगा। ईरान मेरे हिसाब से समझदारी का काम कर रहा है उनके हिसाब से। वो है कि आप जितने भी खाड़ी के देश हैं उनके लिए आप कॉस्ट बढ़ा रहे हो और रिस्क प्रीमियम बढ़ा रहे हो।
तो आपका जो सेफ हेवन इमेज है, और आपने एआई का नाम लिया, बहुत सारे एआई डेटा सेंटर अभी जो नया बना था, काफी कुछ खाड़ी के देशों में ही बना था। तो वहां पर आपने उसको भी अनसेफ कर दिया। अमेजोन का तो AWS का सेंटर हिट ही हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का भी आया था कि शायद उनका भी सेंटर हिट हुआ। तो ये आपने वो सेफ हेवन इमेज हटा दी, और शायद ये डिसरप्शन से एआई में भी डिले हो, क्योंकि आपको चाहे वो चिप्स चाहिए, चाहे एनर्जी चाहिए डेटा सेंटर्स के लिए, वो सब में तो डिसरप्शन डायरेक्टली हो ही रहा है। कोरिया और ताइवान के पास उतनी ऊर्जा होगी तभी, क्योंकि बहुत सारा ऊर्जा का इस्तेमाल ये सेक्टर करता है, बोथ चिप्स के थ्रू और डेटा सेंटर्स में भी। तो हो सकता है इससे तो एआई का कुछ ना कुछ डिले ही हो। और मेरा वैसे भी ये मानना नहीं है कि एआई ऐसा करेगा कि आईटी सर्विसेज इंडिया में खत्म हो जाएंगी और उनको कोई बिजनेस नहीं मिलेगा। ऐसा है नहीं। अभी तो आया था डेटा की जॉब वैकेंसीज की ऐड बढ़ रही हैं घटने की बजाय, मतलब विश्व का जो डेटा है। तो और जैसे मुझे किसी ने और भी बताया कि जहां जहां भी मैंने ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन की, सब कंपनीज में एम्प्लॉय बढ़ते ही हैं, घटते नहीं है। और आप हमारे देश की भी बात देखें तो 80 के दशक में जब बैंक्स का कंप्यूटराइजेशन शुरू हुआ था, उस समय जितना भी कुछ बैंकर्स करते थे वो बहुत कुछ ऑटोमेट हो गया। लेकिन बैंकिंग में आज के दिन कितने ज्यादा लोग काम करते हैं बनस्पत उसके जितना 80 के दशक में करते थे। तो ये कहानी हर तरह की टेक्नोलॉजी इन्वेंशन की है, कि जब आप शुरू करते हैं आपको लगता है अरे ये सब नौकरियां जाएंगी, लेकिन अंततः नौकरियां बढ़ती ही हैं। लेकिन और दूसरी बात है कि आईटी सर्विसेज अगर इंडिया में आप देखें तो बहुत बार उनका एक तरह से कहें तो ऑबिचुअरी लिखा गया है कि Y2K के बाद धंधा खत्म हो जाएगा, डिजिटाइजेशन के बाद खत्म हो जाएगा, क्लाउड के बाद खत्म हो जाएगा। तो वो उतना तो अडाप्ट कर लेते हैं। ये बात अलग है कि उनको R&D में बहुत कुछ करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया। और ये बात मैं 20 साल से कह रही हूँ कि इतना पैसा होते हुए बैलेंस शीट पे, लोग होते हुए, फिर भी उन्होंने वैल्यू चेन में ऊपर जाने का कोई कोशिश नहीं की। नहीं, बात सही है मैम आपकी। भारतीय कंपनीज पर ये आरोप पहले से रहे हैं कि इनोवेशन नहीं हो रहा है, और जो पैसों का इस्तेमाल था वो डिविडेंड देने तक, बायबैक करने तक ही रह गया था। उम्मीद करके चलेंगे कि जैसे समय बदला है ये कंपनीज बदलेंगी, कोई ना कोई रास्ता तो निकल के आएगा ही। थैंक यू सो मच मैम आज हमें समय देने के लिए, और विस्तार से तमाम जो है मुद्दे हैं बाजार के समक्ष, उनके बारे में अपना व्यूज हमसे शेयर करने के लिए।